रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, तू यूं थक के ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आरजे किशन एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। हम आ चुके हैं रामबाण श्रृंखला की दूसरी क्लास लेकर, और आज हम बात करेंगे साइंस की क्लास। और इसमें वो सारे प्रश्न इंक्लूड है जो पिछले पेपरों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावित प्रश्न है, उन प्रश्नों को इंक्लूड किया है। आप दिल थाम कर बैठ जाइए, मेरे साथ अंत तक क्लास देखिए, आपको पूरी क्लास देखकर मजा आ जाएगा। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा और आज का ये सेशन है ये कैसा रहा। चलिए आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें हम बात करें तो 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए, तो आप सोच सकते हो कितने, लगभग हम कह सकते हैं कि 200 से 250 प्रश्न हमारे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे इस क्लास से। और 1 जनवरी तक हम इस प्रकार की श्रृंखला, एक दिन जीके और एक दिन साइंस की श्रृंखला चलाएंगे, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना मैटर तैयार हो जाएगा। और 1 जनवरी के दिन आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो मिल जाएगी, और आप 15 दिनों, जो 10-15 दिन बचेंगे 15 जनवरी के लिए, उस पर आप आराम से अपना अध्ययन कर सकते हो और पूरी मजबूती के साथ आप पेपर को फाइट करेंगे। यह हमारा दावा है, यह हमारी टीम की गारंटी है। अगर आप इन जो 10-15 दिन बचे हैं इनके बीच आप हमारे साथ कनेक्ट हो गए, तो आप विश्वास कीजिए हम जो बताएंगे वो एकदम सटीक बताएंगे। चलिए आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हमारी जीएस की क्लास यानी कि साइंस की क्लास होने वाली है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि आपको यदि वो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का इंतजार है, ब्रह्मास्त्र जो सीरीज है इसका इंतजार है, तो एडुकेशना ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। आपको गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हो, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और पिन भी कर रखा है, वहां से आप ये हमारा एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आपको जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो मिल जाएगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न क्या दे रखा है जल्दी से बताइए। प्रश्न है, शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, यानी कि हमारे जो शरीर का तापमान है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो इनमें से आप ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है उसके द्वारा हमारे शरीर का है वो तापमान क्या होता है, नियंत्रित होता है। अब बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। तो कई बार पूछा जाता है कि मटर के दाने के समान, किसके, मटर के आकार की, मटर के आकार की जो ग्रंथि है वो कौन सी है। तो वो कौन सी है, वो है पीयूष ग्रंथि। ये आपको ध्यान रखना। अगर यकृत ग्रंथि की बात करें तो ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी आप याद रख सकते हो क्योंकि यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मटर के दाने के समान अगर आपको पूछे तो आपको पीयूष ग्रंथि करना है। अगर आपको पूछे तापमान नियंत्रण किसके द्वारा होता है तो वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 आपके सामने क्या है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, यानी कि स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है। तो वो होता है कितना, 120/80 होता है मनुष्य के शरीर का रक्तचाप। ये आप याद रखना। अब एक बात और बता देता हूं कि हमारा हृदय, हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। ये आपको याद रखना। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर मनुष्य की जो नब्ज या नाड़ी देखकर क्या बताता है, तो वो क्या बताता है, हृदय की धड़कन बताता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या है, जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। देखिए प्रश्न ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा, कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, न कि यहां जनक पूछा है। अगर जनक पूछता तो हम अरस्तु कर देते, अगर जीव विज्ञान का जनक कहते तो अरस्तु कर देते, लेकिन आपको पूछा है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। शब्द का प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेविनस ने। किसने, लेमार्क और ट्रेविनस ने, जो क्या जीव विज्ञान का शब्द का सबसे पहले क्या किया था, शब्द का उपयोग किया था। ये आपको ध्यान रखना, एक लेमार्क है और एक ट्रेविनस।
ट्रेविरेनस है वो एक क्या है, दूसरा वैज्ञानिक है। दोनों वैज्ञानिक आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर बात करें जनक की तब आपको क्या करना है, तब आपको अरस्तु करना है। मेंडल की बात करें तो आनुवंशिकी का पिता, आनुवंशिकी का पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तब आपको मेंडल करना है। और फिजिक्स के पिता की बात करें, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिकी के पिता की बात करें तब आपको न्यूटन करना है। और मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी की बात करें तब आपको अल्बर्ट आइंस्टीन करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न नंबर 4 क्या दे रखा है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी कि विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। तो आप ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका, फलों का अध्ययन होता है। अगर फाइकोलॉजी की बात करें तो सेवालों का अध्ययन, सेवालों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो वो फाइकोलॉजी में किया जाता है। अगर बात करें किसकी, कवक के अध्ययन, कवक के अध्ययन की बात करें तो वो माइकोलॉजी में किया जाता है। ये आपको याद रखना, ये दोनों तीनों प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर जूलॉजी की बात करें तो जंतु विज्ञान को कहते हैं, जंतु विज्ञान यानी जिसमें जानवरों या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। यह भी आप याद रख सकते हो। और खगोल विज्ञान में किसका, खगोलीय पिंड होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे ग्रह होके उनका अध्ययन किस में किया जाता है, उनका अध्ययन खगोल विज्ञान में किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 5 क्या है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। आपको प्रश्न पूछा है सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस, वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। जल्दी से आप लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, तो इवानोस्की ने की थी। किसने, इवानोस्की ने की थी। यह आपको याद रखना। एडवर्ड जेनर की बात करें तो चेचक के टिक्के की खोज, चेचक का टिक्का अगर किसी ने खोजा था सर्वप्रथम तो वो किसने खोजा था, वो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। ये आपको याद रखना। अगर ल्यूवेन होक की बात करें, ल्यूवेन होक की बात करें तो जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज। प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट है। विषाणु की खोज यानी कि वायरस की खोज, प्लस में जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज। दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। विषाणु की खोज इवानोस्की ने, अगर जीवाणु की बात करें तो ल्यूवेन होक ने। और इसे माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो वो एंटोन ल्यूवेन होक को कहा जाता है। यह आपको याद रखना। अगर बात करें लीनियस को तो नोट कर लीजिए, वर्गीकी का पिता, वर्गीकी या वर्गीकरण, वर्गीकी का पिता की बात करें तो वो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। या वर्गीकरण विज्ञान का जनक की बात करें तो वो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, क्या लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। जो लेंस की क्षमता मापी जाती है वो किस में मापी जाती है, यानी कि जो इसकी एसआई जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है, तो वो होती है क्या, डायोप्टर होती है। ये आपको याद रखना, जिसे कैपिटल डी से दर्शाते हैं। ये आपको याद रखना। मीटर की बात करें तो ये लंबाई की, मीटर होती है, ये लंबाई की एसआई मात्रक है। मीटर स्क्वायर होता है ये क्षेत्रफल का, ये क्षेत्रफल का इकाई है। ये आपको याद रखना। कुलोम, कुलोम आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक है। एक प्रश्न याद रखता हूं, विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक की बात करें तो एम्पियर करना है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न जो भी मैं लिखा रहा हूं वो आगामी पेपर में आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर पिछली परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न ये पूछा जरूर गया है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, क्या सौर कुकर में दर्पण प्रयुक्त होता है। देखो सौर कुकर में दर्पण प्रयुक्त होता है। सौर कुकर में हम क्या करते हैं, मतलब भोजन को पकाया जाता है। सौर कुकर में क्या भोजन को पकाया जाता है, इसका मतलब क्या, प्रकाश एक जगह केंद्रित होगा, यानी कि
प्रकाश की सभी किरणें एक जगह आनी चाहिए, तभी तो वो क्या होगा, गर्म हो पाएगा। सभी जगह मतलब एक जगह केंद्रित होने का मतलब क्या है कि वो प्रकाश को एक जगह एकत्रित करेगा। और एकत्रित कौन सा दर्पण करता है, एकत्रित करता है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण करता है। कौन सा, अवतल दर्पण है वो एकत्रित करता है, और उत्तल दर्पण बिखेरने का काम करता है। तो आपको करना है एकत्रित, तो आपका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सौर कुकर की बात करें तो उसमें कौन सा दर्पण यूज में होता है, तो वो होता है कौन सा, अवतल दर्पण यूज में होता है। ये आपको याद रखना। गाड़ी की जो मतलब पश्च दृश्य होता है, यानी कि ड्राइवर के बगल में वो उत्तल होता है, ड्राइवर के बगल में कौन सा होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। ये आपको याद रखना। अगर बात करें सौर कुकर या गाड़ी की हेडलाइट में, तो वो अवतल होता है, क्योंकि अवतल होता है वो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने का काम करता है। गाड़ी की हेडलाइट में भी यही बात होती है और सौर कुकर में भी यही बात होती है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 8, पारसेक किसकी इकाई है। पारसेक हो गया, लाइट ईयर हो गया, यानी कि प्रकाश वर्ष हो गया, ये किसकी होती है, ये दूरी की इकाई होती है। किसकी, दूरी की इकाई होती है। एक आप और लिख लीजिए, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी कई बार पूछा जा चुका है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये किसकी, दूरी की इकाई होती है। ये आपको याद रखना है। द्रव्यमान की बात करें तो किलोग्राम, किलोग्राम है वो एसआई मात्रक होता है। द्रव्यमान का समय का आप सबको पता है सेकेंड होता है, ये आप नोट कर सकते हो। बल की बात करें तो न्यूटन, ये आप नोट करके लिख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने 9 नंबर क्या है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। एक तो होती है स्थायी चुंबक और एक होती है अस्थायी चुंबक। देखो जो स्थायी चुंबक होती है ना, ये तो बनाए जाते हैं किसके, इस्पात के बनाए जाते हैं। लेकिन जो अस्थायी चुंबक होते हैं ना, वो बनाए जाते हैं नरम लोहे के। अस्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, यानी कि विद्युत चुंबक भी कहते हैं इसे। अस्थायी चुंबक को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक, चुंबक कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट किसे कहते हैं, वो कहते हैं अस्थायी चुंबक को कहते हैं। उसको नरम लोहे की सहायता से बनाया जाता है। और स्थायी चुंबक की बात करें तो इसको इस्पात से बनाया जाता है। ये आपको नोट करके लिख लीजिए। अगला प्रश्न नंबर 10 आपके सामने क्या, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। देखो ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन की खोज की थी किसने, एंडरसन ने की थी। किसने, पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। ये आपको नोट रखना ना। और 3 और कण है, उनके भी आपको याद रखना। ईट पग नाच, क्या, ईट पग नाच, ये भी आपको याद रखना। यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। किसकी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी या टॉमसन ने की थी। अगर बात करें प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी। किसकी, प्रोटॉन की। अगर बात करें किसकी, हम बात करें न्यूट्रॉन की तो चैडविक ने की थी। किसकी, न्यूट्रॉन की। तो ये चारों आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये चारों आप नोट करके लिख सकते हो। ये 3 तो आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन ये एंडरसन पॉजिट्रॉन का खोज करता है, वो भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने 11 नंबर क्या दे रखा है, निम्न में से प्रबल अम्ल प्रकृति रखता है। देखो जो पीएच स्केल होती है, ये पीएच स्केल होती है, इस पर होती है 1 से लेकर 14 तक क्या होती है, अंक लिखे होती है, जो क्या किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। इसके बीच में होता है 7। 7 पर जो जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, और कम होता है वो अम्लीय होता है। अम्लीय और ज्यादा होता है 7 से 14 के बीच का होता है वो क्षारीय होता है। यानी कि 7 से जैसे जैसे इधर आएगा अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, और उधर जैसे जैसे जाएगी तो क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। आपको पूछा है प्रबल अम्ल प्रकृति, प्रबल का मतलब ज्यादा अम्लीय कौन सा है, तो इनमें सबसे कम जो अम्लीय मतलब जो पीएच मान रखता है वही ज्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से कम है।
यानी कि इनमें से सबसे कम किसका है, तो इनमें से सबसे pH 1.7 दे रखा है, यानी कि यह है सबसे प्रबल अम्ल और यह है सबसे प्रबल क्षार, और साथ है ये उदासीन है। ये आपको याद रखना है, ये नोट लिख करके लिख लीजिए। और आपको पूछा जा सकता है पीएच स्केल की खोज किसने की थी, पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो वो सोरेनसन ने की थी। किसने, सोरेनसन ने। ये भी आप नोट करके लिख सकते हो, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर क्या 12 आपके सामने है। क्या दे रखा है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली हो गया, संतरा हो गया, चिंटी के डंक में हो गया। ये प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो आपको हर बार जब भी ये प्रश्न आए तो आपको सारे दिमाग में आने चाहिए। देखो इमली के अम्ल में तो पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, इमली के अम्ल में, इमली का जो मतलब अम्ल होता है उसमें तो कौन सा, इमली में तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और एक पूछा जाता है कि चिंटी के डंक में कौन सा, तो देखो मेथेनोइक अम्ल है, ये चिंटी के डंक में, चिंटी के डंक में पाया जाता है। और इसका एक दूसरा नाम और है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किसका नाम है, ये मेथेनोइक अम्ल का नाम है, ये आपको याद रखना। अगर लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये दही में, दही में, क्योंकि जब दूध से दही बनता है तो कौन सा जीवाणु काम में आता है, तो लैक्टोबैसिलस आता है, उसी से ये नाम बना है क्या, लैक्टिक अम्ल। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस लैक्टिक अम्ल से ही लैक्टोबैसिलस जीवाणु का नामकरण किया गया है। अगर सीट्रिक अम्ल की बात करें तो संतरे में, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 13 आपके सामने, क्या एक जस्ते का अयस्क है, जस्ता यानी कि जिंक, जिंक का अयस्क कौन सा है, जल्दी से देखो, आप ऑप्शन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा है। तो आप देखोगे जिंक ब्लेड, ये है किसका, जस्ते का अयस्क है। बॉक्साइड है वो एल्यूमिनियम का, बॉक्साइड किसका है, एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का अयस्क की बात करें तो बॉक्साइट है, ये आपको याद रखना। अगर बात करें गेलेना तो शीशे का अयस्क है, किसके, शीशे का अयस्क है। अगर सिनेबार की बात करें तो पारे का अयस्क है, ये आपको याद रखना। पारा तो होता है Hg और शीशा होता है Pb, ये दोनों क्या याद भी रखना, इसके क्या प्रतीक भी याद रखना। पारा Hg होता है, जबकि शीशा होता है वो क्या होता है, Pb होता है। ये आपको याद रखना, शीशा या लेड Pb कहते हैं जिसे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 14 आपके सामने, क्या निम्न में से अ धातु है, यानी कि अ धातु आपको बताना है कि कौन सी है। देखो लोहा क्या है, लोहा धातु है, लोहा क्या है, लोहा धातु है। और कोबाल्ट भी क्या है, धातु है। लेकिन हाइड्रोजन है वो क्या है, वो एक अ धातु है। क्या होती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस होती है, ये आपको याद रखना। सोना है, ये भी धातु है। तो आपका उत्तर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, हाइड्रोजन ही सबसे हल्का तत्व होता है, ये भी आपको याद रखना। सबसे हल्की गैस की बात करें तब भी हाइड्रोजन, सबसे हल्के तत्व की बात करें तब भी आपको हाइड्रोजन ही करना है। अगला प्रश्न नंबर 15 आपके सामने, क्या है, स्टील एक है, यानी कि स्टील है वो क्या है, यौगिक है, मिश्रण है या तत्व है, क्या है। तो स्टील एक मिश्र धातु होती है, यानी कि धातुओं का क्या है, मिश्रण है। क्या, धातुओं का मिश्रण, धातुओं का क्या है, मिश्रण है। तो ये आप नोट करके लिख सकते हो, ये क्या है, ये मिश्रण है, आप नोट करके लिख लीजिए। अगला प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं, यानी वनस्पति विज्ञान का मतलब क्या होता है, पहले तो ये लिख लो, बोटनी, बोटनी का जनक किसे माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक होता है वो थियोफ्रेस्टस होता है। कौन, थियोफ्रेस्टस होता है, याद रख सकते हो। अरस्तु जीव विज्ञान का भी और जंतु विज्ञान का भी, जूलॉजी का भी यही है, ये भी आप याद रखना। बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का कौन है, जो अरस्तु है वो ये, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है
एरिस्टोटल अरस्तु को कहा जाता है। ये आपको याद रखना। न्यूटन और आइंस्टीन ये दोनों किसके? फिजिक्स के। और फिजिक्स के भी कैसे? न्यूटन तो फिजिक्स का पिता और जो आइंस्टीन है वो आधुनिक फिजिक्स यानी कि मॉडर्न जो फिजिक्स है भौतिकी है उसका पिता किसे कहा जाता है? तो आइंस्टीन को कहा जाता है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 17 क्या है? डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कि जो डेंड्रोलॉजी मतलब विज्ञान की जो शाखा है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? उसमें किया जाता है झाड़ियों का अध्ययन। जो झाड़ियां होती है ना उनका अध्ययन किसमें किया जाता है? वो डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। ये आपको याद रखना। पोमोलॉजी पीछे बताया था किसका? फलों का अध्ययन होता है वो पोमोलॉजी कहलाता है। ये भी आपको याद रखना। और एक पूछा जाता है बागवानी। बागवानी क्या होती है? हार्टिकल्चर। ये भी आप नोट करके लिख सकते हो क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 18 आपके सामने क्या? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? यानी कि जो तारपीन का तेल होता है वो किससे प्राप्त होता है? जल्दी से आप लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखो सिनकोना पादप से। कौन सी? पुन्नेन औषधि। पुन्नेन औषधि है वो सिनकोना पादप से प्राप्त की जाती है और किस में सहायक होती है? ये मलेरिया मतलब निदानक। मलेरिया निदान में क्या, मलेरिया उपचार में क्या किया जाता है? पुनेन का उपयोग किया जाता है औषधि जो कि सिनकोना पादप से प्राप्त होती है। और तारपीन है ये चीड़ से। ये आपको याद रखना। तारपीन का तेल है वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है और दोनों प्रश्न ही पेपर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न नंबर 19 आपके सामने क्या है? निम्न में से प्रोटीन नहीं पाया जाता है कि इनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसमें क्या प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो आप देखोगे मांस में तो सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है, दाल में भी पाया जाता है, लेकिन चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो आपको पूछा है प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, दाल में पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है, मांस में भी पाया जाता है, लेकिन चावल में क्या प्रोटीन नहीं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 20 आपके सामने क्या? रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन पूछा आपको। क्या? रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन। पहले तो आप एक नोट कर लीजिए प्रोटीन कौन सा है। प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन प्रोटीन है वो किसमें? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। आयन की बात करें, आयन की बात करें तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन है। ये क्या? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन होता है के। कौन सा? विटामिन के है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगर बात करें डी की तो सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना। और डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरोल। ये आपको याद रखना। अगर बात करें ये तो किसकी हो गई? ये तो रक्त का थक्का जमाने में क्या है? सहायक है। लेकिन आपको पूछे कि रक्त का थक्का जमने से रोकता कौन है? तो आपने एक नाम सुना होगा हिपेरिन। हिपेरिन आपने एक नाम सुना है जो क्या करता है? रक्त का थक्का रोकता है यानी कि जमने नहीं देता है। ये आपको नोट कर लेना। फाइब्रिनोजन है वो तो रक्त का थक्का जमाता है, लेकिन हिपेरिन क्या? जमने से रोकता है। कई बार ऐसी कंडीशन भी आ जाती है जिससे क्या रक्त का थक्का नहीं जमना चाहिए, उसमें समय ये हिपेरिन एक्टिव हो जाता है और क्या करता है? हमें किसी भी रोग या मतलब किसी भी पीड़ा से क्या बचा लेता है। हमारे शरीर में जितने भी जो प्रोटीन है, जो आयन है, वो हमारे शरीर की संतुलित अवस्था को बनाए रखते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है, जनित्र आधारित है। जनित्र का दूसरा नाम जनरेटर। एक सेकेंड।
जनरेटर भी हो सकता है, इसी को डायनेमो भी कहते हैं, डायनेमो। तो ये आपको याद रखना, जनित्र विद्युत जनरेटर भी दे सकता है, विद्युत डायनेमो भी दे सकता है। तो आपको पूछा है किस सिद्धांत पर आधारित, तो ये होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर होता है। ये आपको याद रखना। पास्कल का एक नियम है जो किससे? दाब से संबंधित है। किसके? तरलों के दाब से संबंधित है। वो किसका? पास्कल का नियम है। और इसका जनित्र की बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपको याद करना है और नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा युग्म ऐसा है जो क्या है? सटीक नहीं है, यानी कि मिलता नहीं है। जैसे मान लो 1 मेगामीटर का मतलब 10⁶ होता है, 1 गीगामीटर मतलब 10⁹ होता है, और 1 किलोमीटर यानी 10⁻³ होता है। जबकि 1 माइक्रोमीटर का जो मान होता है वो 10⁻⁻6 होता है। जबकि यहाँ क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। इसका मतलब ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन है वो सी इज करेक्ट आंसर है। ये आपको याद रखना, क्योंकि माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻6। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लेते हैं। क्या दे रखा है? प्रश्न 23 है, रडार का आविष्कार किसने किया था? यानी कि जो रडार है उसका आविष्कार किसने किया था? तो रडार है, इसका आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने। किसने? रॉबर्ट वाटसन ने किसका? रडार का आविष्कार किया था। ये आपको याद रखना है। और एक प्रश्न आता है टीवी का आविष्कार। टीवी का आविष्कार की बात करें तो J.L. बेयर्ड। अगर बात करें टेलीफोन की तो ग्राहम बेल ने किया था। रेडियो की बात करें तो किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। ये आप नोट करके लिख सकते हो, जितने तीनों चारों है। और एक कंप्यूटर भी लिख दीजिए आप। कंप्यूटर की बात करें तो चार्ल्स बेबेज, जिसे क्या कंप्यूटर का पिता या जनक कहा जाता है। तो ये आप नोट करके लिख सकते हो। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो वो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। ये आपको याद रखना। और फ्लेमिंग ने किसका? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन है जो कि क्या है? एंटीबायोटिक है। उसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया था? पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसने? फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। क्या? विद्युत प्रतिरोध मापने वाला यंत्र है। यानी कि जो प्रतिरोध होता है उसको मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो देखो, पहले तो इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक से आपको पता लग जाएगा। मात्रक होता है ओम, जिसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये मात्रक हो गया किसका? प्रतिरोध का। अब देखो ये दे रखा ओम मीटर। ये क्या? इसको मापने का यंत्र है। अगर थर्मामीटर की बात करें तो तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, जिसमें क्या? पारा भरा होता है। और पारा एक ऐसी धातु है, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा धातु है, ब्रोमीन अधातु है। दोनों ही कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा क्या है? धातु, ब्रोमीन अधातु। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अगर एमीटर की बात करें तो विद्युत धारा जो नापने का यंत्र है वो एमीटर है। और वोल्ट मीटर की बात करें तो विभव या विभवांतर मापने का यंत्र क्या है? वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्टेज मापने का उपकरण है। आपको पूछा है प्रतिरोध मापने का, तो वो ओम मीटर हो गया। अगला प्रश्न है, क्या अवतल लेंस में प्रयुक्त होता है? देखो, अवतल दर्पण क्या करता है? अवतल दर्पण प्रकाश को एकत्रित करता है। लेंस दर्पण का विपरीत होता है। तो अवतल दर्पण क्या करेगा? बिखेरेगा। अवतल दर्पण क्या करेगा? बिखेरेगा। इसका मतलब क्या? दूर की वस्तु दिखाई देने के लिए उपयोग में, यानी कि दूर की वस्तु दिखाई दे सकती है ये लगाने से।
बिल्कुल हो सकती है। इसका मतलब पहले उस व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती थी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती यानी कि पास की दिखाई देती है, पास की दिखाई देती है यानी कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब क्या होगा, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग होगा। तो आपको ऑप्शन दे रखा है निकट दृष्टि दोष, तो ये आपका जवाब है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसका, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको दोनों दर्पण और लेंस आपस में जोड़कर बताया, आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। ये मेरा आपसे वादा है और विश्वास है कि आप कभी नहीं भूलोगे इस प्रकार से जोड़कर पढ़ोगे तो। अगर दीर्घ दृष्टि की बात करें तो इसमें उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है, उत्तल लेंस करता है एकत्रित करने का काम। एकत्रित करेगा यानी कि दूर मतलब निकट की दिखाएगा, निकट की उसको नहीं दिखती यानी दूर की दिखती है, निकट की नहीं दिखती, दूर की दिखती है। इसका मतलब दीर्घ दृष्टि दोष या फिर दूरदृष्टि दोष। ये आप नोट करके लिख लीजिए, ये प्रश्न पक्का आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न नंबर 26, क्या अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है? तो सीधी सी सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इसका सूत्र होता है CO2। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो CO होती है और ये सर्वाधिक जहरीली गैस होती है। हाइड्रोजन आपको पता है H से दर्शाती है, ऑक्सीजन आपको पता है O2 से दर्शाती है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 27 आपके सामने, क्या मानव रक्त का पीएच मान होता है? मानव रक्त का पीएच मान बताना है। देखो मानव रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, यानी कि क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। ये आप याद रख सकते हो क्योंकि 7 से थोड़ा सा ऊपर है यानी कि थोड़ा सा क्षारीय है, ज्यादा नहीं कह सकते। ये किसका होता है, ये मानव रक्त का होता है। अगर अशुद्ध जल की बात करें, अशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल होता है उसका कितना होता है, 7 होता है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 28 आपके सामने, क्या परमाणु बम कार्य करता है? यानी कि जो परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो परमाणु बम तो करता है नाभिकीय विखंडन पर। किस पर, परमाणु बम तो नाभिकीय विखंडन पर, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो आप यहां देखो क्या दे रखा है, परमाणु बम दे रखा है, इसका नाभिकीय विखंडन यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस पर, नाभिकीय विखंडन पर, और नाभिकीय संलयन पर होता है वो हाइड्रोजन बम होता है। ये आप नोट करके लिख सकते हो क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 29 आपके सामने, क्या किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का सबसे छोटा या सूक्ष्मतम भाग क्या कहलाता है? तो वो परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ये आपको याद रखना। लेकिन वर्तमान समय में देखें तो परमाणु कोई सूक्ष्म कण नहीं है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। किसमें, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं। तो फिर ये क्या छोटे से छोटा थोड़ी हो गया, लेकिन क्या है, पहले के आधार पर देखें तो सबसे छोटा कण यही माना जाता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने बताया था कि परमाणु का जो छोटा कण होता है वो परमाणु मतलब अणु का जो छोटा कण होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 30 है, क्या 17Cl35 और 17Cl37, देखो 17 ये क्या है, ये है इसके परमाणु क्रमांक यानी कि क्लोरीन का क्या है, परमाणु क्रमांक है, और ये है परमाणु भार या हम कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या। तो आप बताओ जिसकी परमाणु संख्या समान है यानी कि उसका स्थान है वो एक ही होगा। स्थान क्या होगा, एक ही होगा, यानी कि स्थान क्या है, समान है, यानी कि समस्थानिक। जिसका स्थान समान हो, समस्थानिक, स्थान समान है यानी कि ये भी 17 नंबर पर है, ये भी 17 नंबर पर है, यानी कि एक ही जगह तो है, फिर क्या हुआ, समस्थानिक हुआ। तो समस्थानिक आपका उत्तर हो जाएगा। समभारिक का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या समान, संख्या समान परंतु क्रमांक अलग अलग।
ये आप नोट करके लिख सकते हो, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न नंबर 31 आपके सामने, क्या सबसे बड़ी कोशिका, आपको पूछा है सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका होती है, लंबी की बात करें तो तंत्रिका कोशिका होती है, ये आपको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 32 नंबर, क्या है, सोरोलॉजी का अध्ययन है, यानी कि सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सोरोलॉजी में किया जाता है छिपकली का अध्ययन। किसका, छिपकली का। एक लिख लीजिए सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में किया जाता है रेशम कीट पालन, रेशम कीट का किस में किया जाता है, सेरिकल्चर में किया जाता है। एपीकल्चर, एपीकल्चर में मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन का किया जाता है। अगर बात करें पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर की बात करें तो मछली पालन। ये आप नोट करके लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने लायक प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 33 क्या है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण है वो किसने किया था, तो वो किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था विश्व का जो पहला प्रत्यारोपण है। और भारत में पहला प्रत्यारोपण डॉक्टर वेणुगोपाली के निर्देशन में हुआ था। भारत में बात करें तो डॉक्टर वेणुगोपाली है उसके निर्देशन में हुआ था, यह आपको याद रखना। और हरगोविंद खुराना किसके संबंध में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था, पुरस्कार किसके संबंध में मिला था, तो इसको जीन कोड के संबंध में, यानी कि जो जीन कोड होते हैं ना जेनेटिक्स में, किसमें, आनुवंशिकी के क्षेत्र में, आनुवंशिकी की क्षेत्र में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने जो जीन कोड है उसका आविष्कार किया था, जिसके क्षेत्र में मतलब उसे क्या, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 34 आपके सामने, क्या कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है। देखो हमारे शरीर में मतलब कई कई जो मतलब जानवर होते हैं उनका जो रक्त होता है वो भी नीला होता है। आपको पूछा है कांच का गहरा नीला रंग, नीला रंग होता है वो लगभग हम कह सकते कि कोबाल्ट की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी, कोबाल्ट की उपस्थिति के कारण नीला रंग होता है, और लोहे की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। यह आप हमेशा हमेशा के लिए नोट करके लिख लीजिए, लगभग जहां कोबाल्ट की उपस्थिति होगी वहां नीला रंग होगा, और जहां लोहे की उपस्थिति होगी वहां लाल रंग होगा। आपको पूछा है कांच का जो नीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। ये आप नोट करके लिख लीजिए। और कोबाल्ट ऑक्साइड होता है COO। देखो ये दोनों O में फर्क है, एक छोटा है एक बड़ा है। एक ऑक्सीजन का O है और एक इस कोबाल्ट खुद का O है। कोबाल्ट खुद का O छोटा होता है क्योंकि CO प्रतीक होता है कोबाल्ट का, तो ये क्या होता है, O छोटा होता है। लेकिन ऑक्सीजन का जो प्रतीक होता है वो O बड़ा होता है, वो बड़ो है वो छोटो है। तो ध्यान रखा, कोबाल्ट ऑक्साइड किसका, शीशे का जो मतलब जो कांच होता है उसका नीला रंग किसके कारण होता है, तो वो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न नंबर 35 आपके सामने, क्या निम्न में से किसने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था जॉन डाल्टन ने। किसने, जॉन डाल्टन ने दिया था। कौन सा परमाणु सिद्धांत दिया था, ये आप नोट करके लिख सकते हो। और पास्कल ने मैंने बता ही दिया किसका, दाब से संबंधित एक सिद्धांत दिया था। अगर न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। न्यूटन ने क्या दिए थे, गति के नियम दिए थे। कितने दिए थे, 3 नियम दिए थे। यह भी प्रश्न आ सकता है कि गति के 3 नियम किसने दिए थे, तो वो न्यूटन ने दिए थे। ये किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। और इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण बल की जो खोज की थी
ये आप ध्यान रख सकते हो। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता? यानी कि जो रेडियो एक्टिवता होती है, रेडियो सक्रियता होती है, उसके दौरान इनमें से किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है? देखो, अल्फा किरणों का तो होता है, गामा का भी होता है, बीटा का भी होता है, लेकिन क्या कैथोड किरणों का नहीं होता। न तो कैथोड किरणों का होता है, न ही एनोड किरणों का होता है। अगर अल्फा किरण की बात करें तो होता है, गामा का भी होता है और बीटा का भी होता है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। गामा किरण है, ये क्या होती है? हल्की होती है। ये आप याद रख सकते हो, या इसकी कह सकते हैं भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। क्या? भेदन क्षमता सर्वाधिक क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर क्या 37 आपके सामने है, पीयूष ग्रंथि में स्थित होती है। यानी कि पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं और यह मस्तिष्क में पाई जाती है। यह मैंने बता दिया, मटर के दाने के आकार की होती है। कैसी? मटर के दाना के आकार की होती है और मस्तिष्क में पाई जाती है। ये आपको याद रखना। मस्तिष्क का वजन की बात करें तो लगभग 1250 ग्राम के आसपास या 1300 ग्राम हम मान सकते हैं किसका? मस्तिष्क का वजन। और हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम होता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनुष्य के शरीर में 2 जोड़ी फेफड़े होते हैं और फेफड़े क्या? श्वसन अंग है मनुष्य का, श्वसन अंग। ये आप याद रख सकते हो। यकृत है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, या इसे हम कहते हैं लीवर। ये क्या होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न नंबर क्या दे रखा है? 38 नंबर, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? यानी कि जो ऑक्सीजन गैस है उसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी प्रिस्टले और सीले ने। किसने? प्रिस्टले और सीले ने की थी। यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, या डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विलियम हार्वे की बात करें तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, परिसंचरण तंत्र की खोज कब? 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने 1627 ईस्वी में की थी। ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले व सीले ने। अगला प्रश्न नंबर 39 आपके सामने क्या, पृथ्वी पर पाई जाने वाली अधिक मात्रा में धातु कौन सी है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली, पृथ्वी की बात करा है तो आपको एल्यूमिनियम करना है। क्या? एल्यूमिनियम करना है। ये आपको ध्यान रखना। एक वायुमंडल में बता देता हूं आपको। वायुमंडल, वायुमंडल में गैस देखो सर्वाधिक होती है नाइट्रोजन। कितनी होती है? 78% होती है। सर्वाधिक कितनी होती है? 78% होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो ये 21% होती है। ये भी आपको याद रखना। अगर बात करें किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की बात करें तो ये होती है लगभग 0.003%। ये आप याद रख सकते हो, 0.03%। 0.03% होती है। ये भी आप याद करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है 40 नंबर, क्या आवर्त सारणी का अष्टक नियम किसने दिया था? देखो आवर्त सारणी का एक तो अष्टक नियम दिया गया था, एक त्रिक नियम दिया गया था, एक जो क्या है मेंडलीव की आवर्त सारणी थी और एक आधुनिक आवर्त सारणी। तो अष्टक नियम तो दिया था किसने? न्यूलैंड्स ने दिया था। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। अगर आप पूछ ले त्रिक नियम, त्रिक नियम की बात करें तो डोबेराइनर ने
कौन सा त्रिक नियम दिया था। और मोजले की बात करें, हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, तो वो हेनरी मोजले ने दी थी। ये आप नोट कर के लिख सकते हो, यानी कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है वो किसने, हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी। मेंडेलीफ ने भी एक अपनी आवर्त सारणी दी थी जिसमें तत्वों के परमाणु भार के क्रम के अनुसार रखा था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर रखी गई है। दोनों प्रश्न आ चुके हैं। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित, अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 41, दिए की बत्ती में तेल ऊपर किसके कारण चढ़ता है, यानी कि दिए की जो बत्ती होती है उसमें जो तेल ऊपर चढ़ता है वो किसके कारण चढ़ता है, तो वो कैसिकत्व के कारण चढ़ता है। किसके कारण, कैसिकत्व के कारण चढ़ता है, ये आपको याद रखना। अगर गुरुत्व बल की बात करें, अगर हम बात करें गुरुत्व बल की, तो कोई भी जो वस्तु है वो क्या ऊपर फेंकने में नीचे आती है, तो वो किसके कारण आती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो वर्षा की बूंद होती है वो गोलाकार क्यों होती है, वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ये आपको याद रखना है। और ये शान बल होता है वो क्या होता है, वो एक तरीके से घर्षण बल होता है। ये भी आप द्रव में जो घर्षण बल होता है उसे शांता या श्यान बल कहते हैं। अगर पृष्ठ तनाव की बात करें तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, वो किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अगला 42 नंबर क्या दे रखा है, किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है विटामिन B12 में। किसमें, विटामिन B12 में पाई जाती है। विटामिन के की बात करें तो मैंने बताया था रक्त का थक्का जमाने में सहायक, जिसका नाम क्या होता है, फिनोक्विनोन होता है। फिनोक्विनोन किसका नाम होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। और ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। आप लिख लीजिए कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का होता है। और इसको हड्डियों से मजबूती कौन प्रदान करता है, विटामिन डी करता है, जो कि हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ये आप याद कर सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 43 आपके सामने, क्या रोग साई रोग कहलाता है, यानी कि कौन सा रोग है जो साई रोग कहलाता है, जल्दी से बताओ। साई रोग कहते हैं हम हीमोफीलिया को। किसको, हीमोफीलिया को साई रोग कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन में एक ऐसे राज परिवार को हो गया था जिसके कारण पूरे परिवार की मौत हो गई थी। इसीलिए इसे साई रोग कहा जाता है, क्योंकि वो परिवार राजाशाही परिवार था, राजशाही परिवार था, इसलिए इसे साई रोग कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसमें क्या होता है, थक्का नहीं जमता है, यानी कि विटामिन जो के होती है उसकी कमी आ जाती है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाता है और लगातार 6-7 घंटे तक खून बहता रहता है, जिसके कारण क्या मनुष्य की डेथ हो जाती है। और ये एक साई रोग है, इसको साई रोग के नाम से जाना जाता है, जो कि हीमोफीलिया है, याद रख सकते हो। एड्स की बात करें तो एड्स HIV वायरस से होता है, ये भी आप याद रख सकते हो। HIV वायरस से कौन सा होता है, एड्स होता है। ये आप नोट करके 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में, यानी कि एड्स को जो खत्म करने की प्रक्रिया है उससे मोटिवेशन करने के लिए, प्रेरित करने के लिए क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर क्या है, 44 नंबर, मानव रक्त होता है, यानी कि मानव रक्त होता है वो कैसा होता है, तो मानव रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। कैसा, तरल संयोजी उत्तक होता है मानव रक्त। ये आप नोट करके लिख सकते हो, क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। इसका पीएच मान मैंने बता दिया 7.4 होता है। ये 2 अवस्थाओं में विभाजित होता है, एक द्रव्य अवस्था और एक ठोस अवस्था। द्रव अवस्था प्लाज्मा होता है, ठोस अवस्था रक्त कणिकाएं होती है। प्लाज्मा होता है वो आप याद रख सकते हो हल्के पीले रंग का होता है। ये जो बिलिरुबिन वर्णक होता है उसके कारण उसका रंग होता है वो पीला होता है। ये जितनी भी मैंने बात बताई है सारी नोट करके आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 45 आपके सामने, H5N1 नामक वायरस पैदा करता है। एक होता है H1N1
और एक ये H5N1। देखो H1N1 है वो तो होता है स्वाइन फ्लू। कौन सा? स्वाइन फ्लू का कारक होता है, मतलब जो क्या होता है, वायरस होता है। जबकि H5N1 है वो बर्ड फ्लू का होता है। किसका होता है? बर्ड फ्लू का। और ये जो रक्त कैंसर है इसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया। इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। तो ये भी आपको नोट करके लिख लेना है। एड्स मैंने बता ही दिया। स्वाइन फ्लू का H1N1, H5N1 होता है वो बर्ड फ्लू का होता है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 46 आपके सामने। क्या हमारे शरीर का तापमान, देखो यहां दे रखा है केल्विन में। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? पहले तो मैं डिग्री में बता देता हूं, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बिल्कुल होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर बात करें केल्विन में तो 310 केल्विन होता है। तो आप देखो ऑप्शन में 310 केल्विन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सेंटीग्रेड में दे तो 37 या 36.9 दे सकता है। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दे तो 98 दे सकता है। इस प्रकार दे सकता है। और आपको केल्विन में दिया तो आपका करेक्ट आंसर 310 केल्विन हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 क्या दे रखा है? यांत्रिक ऊर्जा की इकाई है। अब भाई ऊर्जा कोई सी हो, फर्क क्या पड़ता है? चाहे यांत्रिक ऊर्जा हो चाहे विद्युत ऊर्जा हो तो उसकी इकाई जूल ही होगी। क्या होगी? जूल ही होगी। तो आपको देखो ऊर्जा दे रखा है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो आपका उत्तर जूल हो जाएगा। वाट की बात करें तो पावर, पावर यानी कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 48 आपके सामने। क्या किसकी कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है? देखो एक रोग होता है, नाम सुनागा आपने, गलगंड, गोइटर। गलगंड या गोइटर रोग होता है। उसमें क्या मनुष्य के जो गला होता है इसकी जो थायराइड ग्रंथि है वो क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। गला सूजकर बाहर आ जाता है। गलगंड, गोइटर, गेंगा रोग होता है उसकी वजह से होता है। तो वो किसकी कमी से होता है? तो वो तो आयोडीन की कमी से होता है। इसका मतलब आयोडीन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन की बात करें तो ये किसमें पाया जाता है? ये पालक पाया जाता है। और मानव रक्त में भी पाया जाता है। किसमें? रक्त में भी लोहा पाया जाता है। और जिसके कारण क्या होता है? रक्त का लाल रंग होता है वो क्या? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन वर्णक होता है उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है उसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है जिसके कारण वो क्या होता है? लाल होता है। ये आप नोट कर सकते हो। और आयोडीन मैंने बता दिया। और कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन। ग्रेफाइट है वो अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक होती है। हीरा होता है वो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला प्रश्न नंबर 49 आपके सामने। क्या विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? देखो विटामिन के का मैंने बता दिया। विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। कैल्सिफेरॉल की बात करें तो विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 50 क्या है? मेंढक श्वसन अंग है। मेंढक का जो श्वसन अंग है वो कौन सा होता है? तो देखो मेंढक क्या है? एक उभयचर है। और मेंढक का जो श्वसन, पहले तो ये लिख लीजिए उभयचर, कई बार पूछ लिया जाता है। उभयचर का मतलब वो जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। अगर मछली की बात करें तो वो जलचर होता है। अगर मनुष्य की बात करें तो वो स्थलचर होता है। ये आप याद रख सकते हो। इसका श्वसन अंग होता है वो त्वचा होती है। कौन? त्वचा होती है। और फेफड़े होते हैं ये मानव के जो मतलब श्वसन अंग होते हैं वो क्या होती है? फेफड़े होते हैं। गिल्स की बात करें या गिल्स या गलफड़े भी बोलते हैं इन्हें, गलफड़े, ये होता है मछली का। ये आप नोट करके लिख सकते हो। मेंढक का त्वचा होता है। मानव का क्या होता है? मानव या मनुष्य का क्या होता है?
फेफड़े होते हैं और मछली का गिल्स होता है। अगला प्रश्न नंबर 51 आपके सामने, क्या बारूद का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताओ, बारूद का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? मैं इतने में पी लेता हूं पानी, आप जल्दी से बताइए, बारूद का आविष्कार है वो किसने किया था? देखो, बारूद का आविष्कार है वो किसने किया था? बारूद का आविष्कार किया था किसने? रोजर बेकन ने। किसने? रोजर बेकन ने किया था। एक पूछा जाता है, एक आपने नाम सुना होगा, विस्फोटक होता है डायनामाइट, तो डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट की बात करें तो उसका आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ये क्या है? एंटीबायोटिक। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है जिसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ये आप याद रख सकते हो। ये समीकरण किसने दी थी? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सी? ये आप याद रख सकते हो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। एक प्रश्न आता है कि AK-47 का आविष्कार किसने किया था? AK-47, तो इसका किया था कार्ल सनिकोव ने। ये भी आप नोट करके लिख सकते हो क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। AK-47 का कार्ल सनिकोव ने किया था आविष्कार। आपको पूछा है बारूद का, तो रोजर बेकन हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, 52 नंबर। क्या है? WBC का जीवन काल लगभग कितने दिन होता है? यानी कि जो WBC का जीवन काल होता है वो लगभग कितने दिन होता है? जल्दी से आप बताइए, WBC का जीवन काल कितना होता है? देखो, 90 से 120 दिन ये तो होता है आरबीसी का। किसका? आरबीसी का। और इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट। अगर आपको पूछ ले रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम तो ल्यूकोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का होता है वो तो 90 से 120 दिन होता है, लेकिन सॉरी आरबीसी का। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 2 से 4 दिन होता है। और एनसीईआरटी में इसका दे रखा है लगभग 13 से 14 दिन दे रखा है एनसीईआरटी। और एग्जाम की दृष्टि से यह है, तो आपको तो एग्जाम का ध्यान होना चाहिए। तो 2 से 4 दिन आपको ऑप्शन में मिले तो वही करना, अगर 13 से 14 मिले तो वो भी आप कर सकते हो। दोनों ऑप्शन में कभी नहीं देगा। आप देख सकते हो यहां भी नहीं है, ये 12 से 14 ये हो सकता है, लेकिन आपको परीक्षा की दृष्टि से करना है तो आपको 2 से 4 दिन ही करना है। डेफिनेटली 2 से 4 दिन ही, क्योंकि पीछे एग्जाम में यही माना गया है। अगला प्रश्न नंबर 53, क्या है? कौन सा मिश्र धातु है? कौन सा है वो मिश्र धातु? किसकी है? तो आप सबको पता है तांबा व टिन की है। और एक पूछा जाता है कि जो पित्तल है, पित्तल किसकी है? तो तांबा प्लस जस्ता। एक सेकंड इधर लिख देता हूं मैं ताकि आपको पूछ ले पित्तल, तो तांबा प्लस जिंक या जस्ता आप कह सकते हो, Cu प्लस Zn। ये आप नोट करके लिख सकते हो। दोनों प्रश्न आए हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 54 आपके सामने, क्या निम्नलिखित में से सदिश राशि है? यानी कि इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? तो देखो, आप देखोगे तो कार्य भी नहीं है, ऊर्जा भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, लेकिन बल है वो एक सदिश राशि है।
बल क्या है, निम्न में से सदिश राशि पूछिए तो बल एक क्या है, सदिश राशि होती है। ये आपको याद रखना। अगर आपको पूछ ले विद्युत धारा, विद्युत धारा, तो ये अदिश राशि होती है। आप कभी सदिश मत करके आ जाना। विद्युत धारा होती है वो क्या होती है, अदिश राशि होती है। और बल एक सदिश है, वेग भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 55 क्या दे रखा है, जल का न्यूनतम आयतन कितने डिग्री तापमान पर होता है। जल का न्यूनतम आयतन यानी कि अधिकतम घनत्व है, अधिकतम घनत्व है, अधिकतम घनत्व जल का कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप नोट कर सकते हो। न्यूनतम आयतन की बात करें तो न्यूनतम होगा, जबकि घनत्व की बात करें तो वो क्या होगा, अधिकतम होगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मैंने पिछले प्रश्न में बताया भी था, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन पूछा है तो 1300 ग्राम होगा। अगर हृदय की बात करें तो 250 ग्राम। ये आप नोट करके लिख सकते हो। मस्तिष्क का होता है 1300 ग्राम और इसका 250 से 300 ग्राम, या इसका 1250 से 1400 तक आप ऑप्शन में मिलेगा, वो कर देना। अगला प्रश्न नंबर क्या है 57, पेप्सिन एक है। देखो पेप्सिन एक एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम होता है पेप्सिन। ये आपको याद रखना। औषधि तो आपको कुनेन याद रखना, क्योंकि कुनेन कई बार आ चुकी है, जो कि सिनकोना पादप से प्राप्त होती है, जो कि मलेरिया के लिए सहायक होती है। ये आप याद रख सकते हो। अगर खाद की बात करें तो यूरिया, यूरिया एक नाइट्रोजनी खाद है, ये भी आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 58 आपके सामने क्या दे रखा है, मलेरिया रोग में सहायक परजीवी बात कर रहा है। आपको क्या बात कर रहा है, प्रोटोजोआ पूछ रहा है। मलेरिया में सहायक प्रोटोजोआ कौन सा होता है, प्रोटोजोआ तो होता है प्लाज्मोडियम। कौन सा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। लेकिन मलेरिया के लिए जो मच्छर होता है वो कौन सा होता है, जल्दी से बताओ, मलेरिया के लिए सहायक मच्छर कौन सा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। मलेरिया के सहायक जो, मतलब हम बात कर लेते हैं क्या, मच्छर की बात करें तो वो कौन सा होता है। ये आज आपको कमेंट करके बताना, आज का होमवर्क है। मलेरिया, डेंगू, इसके बारे में आज आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से मच्छर के काटने से होता है। ये आपको बताना है। H1N1 मैंने बता ही दिया कौन सा होता है, जो क्या स्वाइन फ्लू का वायरस है। प्रश्न नंबर 59 आपके सामने, क्या समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। जल्दी से बताओ, समुद्र का जो जल होता है वो नीला किसके कारण दिखाई देता है। समुद्र का रंग है वो नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। चाहे वो आकाश का रंग नीला हो, आकाश का नीला रंग हो, वो भी किसके, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगर बात करें, आपको पूछे मरीचिका, मरीचिका या मृग तृष्णा किसके कारण दिखाई देती है, तो वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है मरीचिका में। ये आप याद रखना। हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। मरीचिका या मृग तृष्णा का कारण भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगर हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं तो उसका कारण है परावर्तन। ये आप नोट करके लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 60 आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, जल्दी से जवाब दो। क्या लोहे की सर्वाधिक मात्रा किस सब्जी में पाई जाती है। लोहे की सर्वाधिक मात्रा आप सबको पता है, पालक की सब्जी में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। एक प्रश्न आता है, कायिक जनन, कायिक जनन किस में होता है। कायिक जनन होता है आलू में। यह आपको याद रखना। अगर आपको एक आता है कयाक, कयाक एक नाव है। क्या है, कयाक एक नाव है। कायिक जनन है वो आलू में होता है। ये आप नोट करके लिख सकते हो।
तो ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी? इन 60 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न करेक्ट हुए हैं? अगर आप ब्रह्मास्त्र सीरीज लेना चाहते हैं तो ये हमारा एडुकेशना ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिए, या यहाँ जो नंबर दे रखे हैं यहाँ पर संपर्क कर सकते हो, या फिर हमारे मैं हेल्पलाइन नंबर बता देता हूं, आप वहां संपर्क कर सकते हो। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, यहां पर आप संपर्क कर सकते हो, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। ये डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या जो लाइव चैट चल रही है उसमें पिन भी कर रखा है, तो आप जल्दी से ये डाउनलोड कर लीजिए। और 1 जनवरी 2023 को 1 जनवरी 2023 को क्या जो ब्रह्मास्त्र सीरीज लॉन्च होने वाली है उसका इंतजार कीजिए। और इतने दिन हम रामबाण के माध्यम से क्या करते हैं, परीक्षा को उसकी औकात दिखाते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।